आपल्या संविधानाची तंतोतंत अंमलबजावणी आपल्या देशात झाली तर देशात रामराज्य येण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र संविधानातील सर्व कायद्यांची तंतोतंत अंमलबजावणी अद्याप झालेलीच नाहीये, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी केले. पंडित दीनदयाळ पतसंस्था आणि परिवाराच्या वतीने आयोजित दीनदयाळ व्याख्यानमालेचे द्वितीय पुष्प विधिज्ञ अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी रामराज्य आणि संविधान या विषयावर व्याख्यान देताना गुंफले. राम लक्ष्मणासारखे भाऊ, राम सीतासारखे पती पत्नी, दशरथ रामसारखे पितापुत्र असावेत असे संस्कार देणारी व्यवस्था भारतात होती. वेदपुराणातील 16 संस्कार व्यवस्था घराघरात लागू व्हावी अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. यावेळी राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी, पतसंस्थेचे चेअरमन वसंत लोढा, व्हाईस चेअरमन सुधीर पगारिया, सचिव विकास पाथरकर, दीनदयाळ परिवाराचे अध्यक्ष धनंजय तागडे, डॉक्टर सुधा कांकरिया आदी उपस्थित होते. भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले बसंत लोढ़ा जी को धन्यवाद देता हूं। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबको वही विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आप सब लोग हमें सुनने आए हैं, हमसे मिलने आए हैं। समय मिलेगा तो कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। आज की डेट में सिटिंग पावर कम हो गई है। पहले 3 घंटे की मूवी बनती थी, आजकल 2 घंटे की मूवी बन रही है, क्योंकि लोग 2 घंटे ज़्यादा बैठ नहीं पाते और 2 घंटे की मूवी में भी 10 मिनट का ब्रेक भी होता है। तो कायदे से आप देखिए तो आपका 2 घंटे का टाइम तो पूरा हो गया। अब इसके बाद जितनी देर मैं बात रखूंगा ये आपके साथ मैं नाइंसाफी करूंगा। आपका टाइम एक तरीके से पूरा हो चुका है, लेकिन आप कितनी देर हमें सुनना चाहते हैं? या जब तक आप बोलना चाहो। आदरणीय अनिल जी आए हुए हैं, अपने महाराष्ट्र सरकार में सहकार आयुक्त हैं, पुणे से आए हुए हैं। मुझे लगा पहले मैं अनिल जी को सुनूंगा, मैं तो आराम से बैठा हुआ था, लेकिन मुझे आदेश हुआ कि नहीं, अनिल जी सामने सुनेंगे, मुझे बोलना है। आप लोग इसकी चिंता मत करना, ये किताबें बस दिखाने के लिए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये भारत का संविधान भी आया है, अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भी आया है और साथ साथ तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी आया है, तो क्या आज पूरी रात यहीं पे जो है कथा होगी? तो पूरी रात कथा नहीं होगी, बस थोड़ा सा इसमें मैं अब संदर्भ रखूंगा। आज आपने विषय लिया है राम राज्य और संविधान। कुछ भी बनता है तो उसका एक लक्ष्य होता है। हम घर बनाते हैं, घर बनाने का एक लक्ष्य होता है। दुकान बनाते हैं, उस दुकान का एक लक्ष्य होता है। ये ऑडिटोरियम बनाया गया, इसका भी एक लक्ष्य है कि भाई सामूहिक रूप से लोग, इतने सारे लोग बैठ के चर्चा करें। तो संविधान का भी एक लक्ष्य है। जो कोई कानून बनता है उस कानून का भी एक लक्ष्य है। पहले हमारे देश में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री नहीं थी, सहकार विभाग नहीं था, अभी सहकार विभाग बन गया, उसका एक लक्ष्य है। कोऑपरेटिव कमिश्नर साहब हमारे सामने बैठे हैं, उस पोस्ट का भी एक लक्ष्य है, उनको बनाया गया एक लक्ष्य है। बसंत सोढ़ा जी ने आज के 30 साल पहले, 32 साल पहले, बसंत सोढ़ा जी उम्र से 32 साल के लगते हैं, लेकिन आज तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो जो है 32 साल से जो है पूरा बैंक चला रहे हैं, एक तरीके से कोऑपरेटिव बैंक चला रहे हैं, उसको बैंक ही कहेंगे। और कितने 6000 से ज्यादा लोग अब तक उसमें उसका लाभ ले चुके हैं। तो इस संविधान का लक्ष्य क्या है? इस संविधान का लक्ष्य वैसे तो इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, और मेरा यह मानना है कि इस संविधान का लक्ष्य रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी लिखा हुआ है। आप लोग सामान्यतया, हम लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं मंगलवार या शनिवार को, उत्तरकांड नहीं पढ़ते। आप रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए। पूरा रामायण नहीं पढ़ सकते, उत्तरकांड पढ़िए। पूरा उत्तरकांड नहीं पढ़ सकते तो श्लोक संख्या 20 से लेके श्लोक संख्या 25 तक पढ़िए। बस केवल ये 5 श्लोक के बीच में जितनी चौपाइयां आ जाती हैं उतना पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा
कि जो कुछ संविधान अभी कह रहा है करने के लिए, संविधान जिस लिए बना है, जिस लिए ये प्रधानमंत्री का पद इसमें बनाया गया, राष्ट्रपति का पद बनाया गया, गवर्नर बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए, सांसद बनाए गए, विधायक बनाए गए, फिर आईएएस आईपीएस जजेस बनाए गए, वो जिस लिए बनाए गए हैं वो सब रामचरितमानस के उत्तरकांड में है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है। जैसे संविधान में लिखा है प्रियम्बल में, फ्रेटर्निटी यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन। रामचरितमानस में चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरतुसृत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं और सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। सवाल यह है, रामचरितमानस भी कहता है सबको परस्पर प्रीति करनी चाहिए, संविधान भी कहता है सबको परस्पर प्रीति करना चाहिए, और सब लोग परस्पर प्रीति करने, इसी के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इतने सारे पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। सबका लक्ष्य है ये भारत में यूनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी स्थापित हो। तो हो क्यों नहीं रहा? इसका एक बहुत बड़ा कारण तो मुझे लगता है कि जहां इस संविधान पे चर्चा होनी चाहिए थी, कहां होनी चाहिए थी? संसद में। उस संसद में ही वास्तु दोष था। हां, उस संसद में ही वास्तु दोष था। उदाहरण के लिए इस संविधान शब्द आया 75 में सेकुलर, उसको आपने खूब सुना होगा, सेकुलर सेकुलर खूब सुना है ना आपने? आपने कभी सोवरिन शब्द सुना क्या? संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। कैसा भारत बनाएंगे? सोवरिन भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब न गुलामी की शिक्षा होगी, न गुलामी की चिकित्सा होगी, न गुलामी की कर व्यवस्था होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्याय व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, सब कुछ भारत का होगा। इसको कहते हैं सोवरिन। उसमें चर्चा ही नहीं हुई। और कुछ वर्ष पहले एक बार संसद में जाने का अवसर मिला, टिकट लेके, एज ए सांसद नहीं, तो टिकट लेके मैं गया। 1 घंटे मैंने वहां पे एज ए दर्शक दीर्घा में बैठ के देखा, तो मुझे लगा इस संसद में ये तो पूरा पूरा वास्तुदोष है। इस स्पीकर को बैठना चाहिए पूरब मुंह करके। हमारे घर में जो घर का मुखिया होता है, ड्राइंग रूम में उसका मुखिया किधर मुंह करके बैठता है? या तो पूरब या तो उत्तर, यही ना? ये बात कॉमन मैन जानता, आम आदमी भी जानता है इसको। हमारे संसद में लोकसभा स्पीकर पश्चिम मुंह करके बैठते हैं, डूबते सूरज की तरफ। सवाल पूछना है विपक्ष को, उत्तर किसको देना है? सत्ता को। सत्ता पक्ष दक्षिण मुंह करके बैठता था, विपक्ष उत्तर मुंह करके बैठता था। इतना बड़ा वास्तुदोष, और ऊपर से गोल गोल, पूरी संसद गोल। इसका नतीजा रहा, हम पिछले 75 साल गोल गोल घूमते रहे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जो नई संसद बनी है पूरी तरीके से वास्तु परफेक्ट बनी है। अब लोकसभा स्पीकर का मुंह पूरब की तरफ होगा, सत्ता पक्ष की जिसको उत्तर देना है उसका मुंह उत्तर रहेगा, विपक्ष जिसको सवाल पूछना है उसका मुंह दक्षिण रहेगा। एक वास्तु परफेक्ट संसद बनी है, और उसका नतीजा देखिए, संसद बनी हुई और एक कानून सबसे जबरदस्त हो गया, 33% महिलाओं को आरक्षण। रिजल्ट सामने है आपके, काम शुरू। नई संसद में नया कानून, और पहला कानून वो भी जबरदस्त कानून जो पिछले 20 साल से तू मैं के चक्कर में अटका हुआ था, पास हो गया। अब हमें पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में संसद में संविधान के लक्ष्य पे भी चर्चा होगी। मैं पहले इंजीनियर था, वकील तो बाद में बना, और इंजीनियर था तो मैं मारुति में था जहां कार बनती है, वो जब पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी। तो जापान के लोग उसमें बहुत काम करते हैं। जापानियों से हमने ये सीखा, वो हर समस्या की रूट काज एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया तो ऐसा नहीं तुरंत रिपेयर करके दूसरी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, वो पूरी लाइन ही बंद कर देते हैं।
बोले पहले ये पता करो ये फॉल्ट आया क्यों। कोई बोल्ट फेल हुआ तो बोल्ट क्यों फेल हुआ, बोल्ट का मटेरियल खराब था, बोल्ट जो बनाया वो खराब था, जहां से बोल्ट आया वहां गड़बड़ी थी, बोल्ट के क्वालिटी टेस्टिंग में प्रॉब्लम थी क्या, पहले रूट का पता करिए। मेरा यह मानना है भारत की अभी जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में है। एक गोल गोल घूमने वाली संसद तो बदल गई, नई संसद बन गई है, अभी वास्तुदेश सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट भी गोल गोल बनी है उसी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पश्चिम होकर बैठते हैं। बड़ा फर्क पड़ता है, और शायद उसी का परिणाम है कि भारत के लोग न्याय के लिए केवल गोल गोल घूम रहे हैं, केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी वास्तु का ध्यान देना पड़ेगा और उसको भी वास्तु परफेक्ट बनाना पड़ेगा। वास्तु दोष सुप्रीम कोर्ट में भी है। जापानियों के साथ काम करके मुझे ये बात समझ में आई, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। केवल जो दैवीय समस्या है, बाढ़, भूकंप, सुनामी, इस तरीके की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो भारत की 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो लाइलाज है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो भारत में है और पूरी दुनिया में है। अगर कोई बीमारी भारत में है और सिंगापुर में नहीं है या कोरिया में नहीं है या जापान में नहीं है, इसका मतलब बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर बीमारी भारत में है, दुबई में नहीं है, इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है, बस दवा ठीक से नहीं दी जा रही है। और एक बात और ध्यान रखिए, हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। देखिए, अगले आधे एक घंटे हमारा रेगुलर संवाद होगा। आपने बोलना बंद किया, हमने बोलना बंद किया। जब तक आपका जवाब आएगा तब तक मैं बोलूंगा। हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? सीएमओ बहुत अच्छा हो, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, मेडिकल ऑफिसर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छा हो, कंपाउंडर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, एक्सरे का टेक्नीशियन अच्छा हो, बीमारी घटिया हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, सांसद कितना ही अच्छा हो, विधायक कितना ही अच्छा हो, जज कितना ही अच्छा हो, मंत्री कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया है तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, बस वो दवा ढूंढने की जरूरत है। और एक बात और, हम लोग कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है, हमें गलतफहमी है, वो डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता। हम कहते हैं हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वो हॉस्पिटल बीमारी ठीक नहीं करती। एक्चुअल में दवा बीमारी ठीक करती है। आपके शरीर के अंदर न हॉस्पिटल जाता है, न डॉक्टर जाता है, न कंपाउंडर जाता है, हमारे शरीर में कौन जाता है? दवा। उसी दवा पे काम नहीं हुआ है। अब पिछले 10 वर्षों में दवा पे काम शुरू हुआ है। पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी घटिया दवाइयां, जो इस एक्सपायर दवाइयां थी, फेंक दी गई हैं। लगभग 1600 कानून को उठा के फेंक दिया गया है। नए कानूनों का निर्माण शुरू हो चुका है, नए विषयों पर चर्चा शुरू हो गई है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि संसद भी बन गई है, तो अब जो बचा खुचा काम है, जो संविधान के जिन विषयों पे चर्चा ही नहीं हुई है, उन विषयों पे भारत के संसद में चर्चा होगी और आने वाले टाइम में कानून बनेगा, आने वाले टाइम में व्यवस्था बदलेगी। मैं आज आपके महाराष्ट्र के जिलों की डेमोग्राफी को देख रहा था, और 2001 के में जिलों में क्या डेमोग्राफी थी, 2011 में क्या थी, उसको मैं कंपेयर कर रहा था। कड़वी सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है।
और आपके नगर की भी डेमोग्राफी बदल रही है। आप पिछले 3 जो जनगणना हुई है 1991, 2001, 2011, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं, उन तीनों जनगणना को उठा के देख लीजिए, बहुत तेजी के साथ महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल रही है। और केवल महाराष्ट्र की नहीं, इनफैक्ट डेमोग्राफी पूरे भारत की बदल रही है। डेमोग्राफी बदलना इसलिए खतरनाक है क्योंकि भारत की संस्कृति सिकुड़ रही है। भारत को मानने वाले, भारत की परंपरा को मानने वाले, भारतीय रीति रिवाज को मानने वाले, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले, नारी तू नारायणी को मानने वाले, यत नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता को मानने वाले, सर्वधर्म संभाव को मानने वाले, कहीं न कहीं उनकी संख्या कम हो रही है और जो नहीं मानते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और इसमें 2 कारण है, एक है घुसपैठ और दूसरा है जनसंख्या विस्फोट। 2 कारण, पहला घुसपैठ और दूसरा जनसंख्या विस्फोट। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट में आज भी चल रही है। उस समय मैंने एफिडेविट में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जो बात कहते हैं एफिडेविट पे कहते हैं, मैंने एफिडेविट देके कहा था कि भारत में 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। 2017 की बात बता रहा हूं, अब तो 2023 आ चुका है और वो निकाले नहीं गए, इनफैक्ट संख्या बढ़ी है। और घुसपैठिए आ कैसे रहे आप इसको समझिए। बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं, बंगाल के बॉर्डर पे 2000 रुपए देते हैं, अंदर हो जाते हैं। अंदर आते हैं, आपके जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं यहां पे 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बना आधार, किसी दलाल को पकड़ते हैं, उसको 2-3 हजार रुपए देते हैं, वो राशन कार्ड बनवा देता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपए के आसपास 5 डॉक्यूमेंट हो गया, वो बैंक में खाता खुलवा लेता है। उसके बाद मुफ्त का राशन लेता है, मुफ्त का मकान लेता है, मुफ्त की हेल्थ सर्विस लेता है, मुफ्त में आयुष्मान कार्ड लेता है, 15,000 रुपए खर्च करता है और साल भर के अंदर 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेता है। इतना बढ़िया धंधा कहीं और है क्या? और आपको शायद पता नहीं है, ये बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां नहीं हो रहा। मेरी एक दूसरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां मैं माइनॉरिटी एक्ट को मैंने चैलेंज किया है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। और मैं हिंदू शब्द इसलिए कह रहा हूं, हिंदू खत्म होने का मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म, हिंदू खत्म होने का मतलब सर्वधर्म संभाव की भावना खत्म, हिंदू खत्म होने का मतलब नारी तू नारायणी खत्म, हिंदू खत्म होने का मतलब आपसी भाईचारा खत्म, हिंदू खत्म होने का मतलब समग्रता खत्म, और हिंदू खत्म होने का मतलब अराजकता का बढ़ जाना। राज्यवार 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। कश्मीर में 2% हैं, लक्षद्वीप में 2% है, नागालैंड में 8% है, मिजोरम में 2% है, मेघालय में 11% है। राज्यों के हिसाब से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके। ये बात मैं एफिडेविट की बात कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट मैंने दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 200 जिलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है। अब सरप्राइजिंग, भारत के वो ज्यादातर उसके वो जिले हैं जो बॉर्डर पे है। आपका महाराष्ट्र का बॉर्डर के जिले की डेमोग्राफी बदल गई है। गुजरात का बॉर्डर कच्छ, भरूच, पालनपुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यूपी का जो बॉर्डर लगता है पीलीभीत, श्रावस्ती, उसका बॉर्डर बदल चुका है। असम के बॉर्डर के 9 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बिहार, बंगाल के 14 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। झारखंड के 6 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बिहार के 8 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चलिए, महाराष्ट्र के भी 8 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देश में 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तहसील वाइज भारत के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 300 तहसील की, उसमें से 283 तहसीलें हमारे बॉर्डर पे हैं और 17 तहसील अंदर है। टोटल 1300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और डेमोग्राफी कैसे बदली? घुसपैठ और, जोर से बोलिए, घुसपैठ और इस दोनों के खिलाफ
कठोर कानून बनाने की जिम्मेदारी ये संविधान देता है। संविधान कहता है घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाओ और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाओ। और चूंकि हमारे दो महानुभाव भी बैठे हुए हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जिम्मेदारी केंद्र के साथ राज्यों में भी डाला हुआ है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम होते हैं उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 20 पे लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इसलिए अगर हम चाहते हैं भारत में राम राज्य की स्थापना हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, तो उसके लिए दो काम करना पड़ेगा। दो क्या बल्कि सरकार को ऐसे कानून बनाना पड़ेगा जिससे धर्म की, जोर से बोलिए, जिससे धर्म की, ऐसे कठोर कानून बनाना पड़ेगा जिससे अधर्म का नाश हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना पड़ेगा जिससे प्राणियों में, बाकी वो कानून तो बन रहे हैं जिसका विश्व का कल्याण हो रहा है। राम राज्य का मतलब 4 वाक्यों में, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, और यही संविधान कहता है। केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है राम राज्य की स्थापना, राज्य सरकार की भी ड्यूटी है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। केवल इतना 4 बात है। दुर्भाग्यवश आज तक संसद विधानसभा में संविधान के लक्ष्य के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, जबकि संविधान सभा की डिबेट में बहुत सारे संविधान निर्माताओं ने कहा था इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। राम राज्य अपने आप में दुनिया का सबसे बेस्ट गवर्नेंस का मॉडल माना गया है। उत्तरकांड में जिक्र है, सब नर करें परस्पर प्रीति, सब लोग प्रेम से रहते हैं, सब लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, नहीं कोई अबुद्ध लक्षणहीना, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गंवार नहीं है। ये सारी व्याख्या दी हुई। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले इस गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। किसी भी देश का निर्माण करने के लिए जो कुम्हार बर्तन बनाता है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। कुम्हार बर्तन कैसे बनाता है? एक हाथ अंदर, दूसरा हाथ ऐसे बनाता है ना। अंदर वाला हाथ शिक्षा है, ऊपर वाला हाथ न्यायिक व्यवस्था है। शिक्षा ऐसी हो कि वो अपने स्वधर्म का पालन करे, बिजनेसमैन अपने स्वधर्म का पालन करे, जज अपने स्वधर्म का पालन करे, एडवोकेट अपने स्वधर्म का पालन करे, सांसद विधायक अपने स्वधर्म, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करे। ऐसी शिक्षा हो। और न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो जो आदमी न करे उसको तुरंत ठिकाने लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे रामायण में लिखा है भय बिन होए ना प्रीत। रामचंद्र जी लिखा हुआ है, बोले राम सकोप तब हो भय बिन होए ना प्रीत। सठे साठम समाचरित कहां का सिद्धांत है? भारत का। भय बिन होए न प्रीत कहां का सिद्धांत है? भारत का। लोहा लोहे को काटा है, ये सिद्धांत कहां है? भारत का। जिन राष्ट्रों ने इन 3 सिद्धांतों को अपनाया, सठे साठे समाचरित सिद्धांत को अपनाया, लोहा लोहे को काटता है अपनाया, और भय बिन होए न प्रीत अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, और वो 50 साल में डेवलप्ड कंट्री बन गए। जिन राष्ट्रों ने झूठे मानवाधिकार की दुहाई दिया, इन 3 सिद्धांतों को नहीं अपनाया, वहां बदहाली है, फटेहाली है, और देखते देखते वो देश के वो राज्य खत्म हो गए। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, देखते देखते कंधार बना, कंधार के बाद अफगानिस्तान बन गया। आज क्या सिचुएशन है देख रहे हैं आपके सामने। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी। कैकेयी इसलिए उनका नाम था क्योंकि कैकेयी देश की राजकुमारी थी, और कैकेयी को हम पेशावर कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं। उस पाकिस्तान का क्या हाल है? तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, सीरिया अशांत है। दुनिया के जिन देशों में अशांति है
और जिन देशों में शांति और समृद्धि है उसमें अंतर केवल इतना है, दुबई, चीन, सिंगापुर, कोरिया, जापान, उन्होंने सठे साठम समाचार सिद्धांत को अपनाया। गलती किया तो छोड़ेंगे नहीं, गलती नहीं किया तो छोड़ेंगे नहीं, ये सिद्धांत अपनाया। इसलिए वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और भारत या हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जहां पे अशांति आई है, उनका सबसे बड़ा कारण यह था शिक्षा व्यवस्था। और पुलिस और कोर्ट ये प्रिवेंशन नहीं है, ये क्योर है। ये बीमारी ठीक नहीं करते, ये बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते, बल्कि बीमारी को दबाते हैं। हम लोगों ने सुना है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई पुलिस का रोल तब आता है ना जब अपराध हो गया। अपराधी मन को ठीक करता है क्या पुलिस? नहीं। अपराध हो गया, पकड़ लिया, पकड़ के डाल दिया, कोर्ट में मुकदमा चला, मुकदमे में तारीख मिल गई, सजा हो गई, ये बात खत्म हो गई। पहले ये व्यवस्था अपनानी पड़ेगी कि अपराधी सोच पैदा ना हो। और मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूं, जब तक भारत में मैकाले शिक्षा व्यवस्था है, जब तक भारत में मिशनरी शिक्षा व्यवस्था है, और जब तक भारत में मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, तब तक शांति, समृद्धि, एकता, भाईचारा स्थापित करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो ही नहीं सकता। समाधान इसका एक ही है कि भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, भारत में वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए, भारत में वन नेशन वन करिकुलम लागू किया जाए। महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े, अपनी अपनी सब मातृभाषा में पढ़े। सिलेबस क्यों अलग होना चाहिए भाई? सीबीएसई अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई अलग पढ़ा रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, और 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम सबका एक, जेई का एग्जाम एक, इंजीनियर बनने के लिए, मेडिकल में जाने के लिए नीट का एग्जाम एक, वकील बनने के लिए क्लैट का एग्जाम एक, सेना में जाने के लिए एनडीए का एग्जाम एक, कलेक्टर बनने के लिए आईएएस का एग्जाम एक, सबका सिलेबस एक, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस एक, तो फिर 10वीं 12वीं का सिलेबस अनेक क्यों? अगर केंद्रीय विद्यालय का पूरे देश का सिलेबस एक हो सकता है, नवोदय स्कूल का पूरे देश का एक सिलेबस एक हो सकता है, चीन जो हमसे क्षेत्रफल में हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां वन नेशन वन सिलेबस हो सकता है, वन नेशन वन करिकुलम हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है। सोचना पड़ेगा। और कैसे हो सकता है? वन नेशन वन टैक्स लागू हो गया ना, जीएसटी। जीएसटी में हमने क्या किया? केंद्र सरकार के वित्त मंत्री उसके जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन है, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं, हर 3-3 महीने में बैठक करते हैं, और एक्सपर्ट कमेटी वहां बनी है, वो तय कर लेते हैं किस सामान पे कितना जीएसटी लगाना है। ऐसे ही हम वन नेशन वन एजुकेशन लागू कर सकते हैं। केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर, हर 3-3 महीने में बैठक हो जाएगी, एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी, मैथ की एक्सपर्ट कमेटी, फिजिक्स की एक्सपर्ट, सबकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जोर से बोलिए, पूरे देश का मैथ का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। फिजिक्स का एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का एक हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का एक हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का एक हो सकता है कि नहीं? हिंदी का एक हो सकता है कि नहीं? संस्कृत का एक हो सकता है कि नहीं? तो बचा क्या सर? क्या बचा? अरे केवल इतना बचा कि महाराष्ट्र वाले को लोकल अपना हिस्ट्री पढ़ाने दीजिए, लोकल ज्योग्राफी पढ़ाने दीजिए, लोकल एनवायरनमेंट पढ़ाने दीजिए। तो ऐसा कर लीजिए, 7 किताब 10 किताब लागू कर दीजिए, 7 किताब सेंट्रल लेवल से सबकी कॉमन होगी, 3 किताब स्टेट वाइज, बंगाल की अलग, महाराष्ट्र की अलग, गुजरात की अलग, यूपी की अलग, तमिलनाडु की अलग। हो गया कि नहीं हो गया वन नेशन वन सिलेबस? और रेलवे का मुख्यालय तो एक ही है, अलग अलग रेलवे के जोन है, ऐसे एजुकेशन का मुख्यालय एक ही होगा, अलग अलग जोन होंगे, और जोन के हिसाब से सबका हो जाएगा। इस देश में कितनी नाइंसाफी हो रही है।
जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए लड़का कितना भी ब्रिलियंट हो, लड़का कितना भी ब्रिलियंट हो, बिना कोचिंग किए न वो एनडीए क्वालिफाई कर सकता है, न क्लेट क्वालिफाई कर सकता है, न जेई क्वालिफाई कर सकता है, न नीट क्वालिफाई कर सकता है, और आजकल तो आईएएस भी क्वालिफाई नहीं कर सकता। पहले तो कर लेते थे, आजकल बिना दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग लिए आईएएस बन ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछा नहीं जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो पढ़ाया नहीं जा रहा। महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं सर, आदरणीय चंद्रशेखर जी आ गए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने पहचान तो पहले लिया था, ये पर्ची नहीं आती तभी मैं नाम बोलने वाला था, लेकिन चलो पर्ची आ गई तो बोल देता था। तो इस देश में अगर शांति स्थापित करनी है, संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करना है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा। ये मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा और मदरसा शिक्षा को बंद करना पड़ेगा, और कोई संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, सरकार इसको करे। अगर कोई पीएल वेल करेगा तो उसको हम देख लेंगे। क्यों? एक कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट है सर, उसमें एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल। तो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एजुकेशन काउंसिल बन गई, धर्मेंद्र प्रधान जी उसके मुखिया हो गए, सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री बन गए, हर एक विषय की एक्सपर्ट कमेटी बन गई। एक्सपर्ट कमेटी देख लेगी कि मैथ में महाराष्ट्र में क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बंगाल में क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, केरल में क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सारे राज्यों का देख के कॉमन किताब हो जाएगी। लेकिन ये तो हो गई ज्ञान वाली बात। अभी संस्कार इससे नहीं आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ने से संस्कार नहीं आएगा, केवल नॉलेज आएगा। तो सबसे पहले तो संस्कारी बनाना पड़ेगा, ऐसा संस्कार देना पड़ेगा कि राम लक्ष्मण जैसे लोग भाई भाई रहें, ऐसा संस्कार देना पड़ेगा कि राम सीता जैसे पति पत्नी रहे, ऐसा संस्कार देना पड़ेगा दशरथ और राम जैसे पिता और पुत्र के बीच में आ गया था। वो कैसे आएगा? धर्म शिक्षा। वो आएगा जब भारत में फिर से जो संस्कार व्यवस्था थी वो घर घर लागू हो। 16 संस्कार का इतना परफेक्ट सिस्टम था भारत में, जो गुलामी के दौरान हमने भुला दिया। भारत में दोबारा फिर से अगर हम चाहते हैं कि फिर से हमारा सनातन संस्कृति मजबूत हो और सनातन संस्कृति के हिसाब से भारत चले, तो सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म करने की जरूरत है। स्कूल कॉलेजों में प्राइमरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद पढ़ाने की जरूरत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में तो सेकुलर है, तो सेकुलर में भगवत गीता कैसे पढ़ाई जा सकती, रामायण कैसे पढ़ाया जा सकता है? उसका भी तरीका है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हर बीमारी का इलाज। संविधान कहता है 3 भाषा पढ़ाइए। तो आपके नगर में भी, महाराष्ट्र में भी 3 भाषा लोग पढ़ते होंगे। एक मराठी पढ़ते होंगे, एक इंग्लिश पढ़ते होंगे, एक हिंदी पढ़ते होंगे, ऐसे पढ़ते होंगे। हाँ। संविधान में यह कहा गया है कि 3 भाषा पढ़ाओ, लेकिन कौन सी किताब पढ़ानी ये नहीं लिखा हुआ है। ये तुलसीदास जी का रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? हिंदी। जोर से बोलिए जरा। हिंदी। तो प्राइमरी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना? आदरणीय अध्यक्ष जी, प्राइमरी में प्राइवेट हिंदी की किताब क्यों पढ़ाना? ये रामचरितमानस लगा दीजिए, इसमें 7 खंड है, 7 कांड है, 7 चैप्टर है। अगर एक चैप्टर शुरू कर दें तो पहली से लेकर 7वीं तक बच्चे को पूरा रामायण पता हो जाएगा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और हिंदी भाषा सीख लेगा कि नहीं? सीख लेगा। हिंदी के अलंकार सीख लेगा कि नहीं? सीख लेगा। और किताब बदलना भी नहीं पड़ेगा। जो
पेरेंट्स के ऊपर हर साल बर्डन आता है, नई किताब खरीदो, नई किताब खरीदो, नई किताब खरीदो। बड़ा भाई भी इसी से पढ़ेगा, छोटा भाई भी इसी से पढ़ेगा, और ये हमेशा हमेशा अस्थायी है, तो बदलने वाला नहीं। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? संस्कार आएगा कि नहीं? आज्ञा पालक बनेगा कि नहीं? बनेगा। दूसरी भाषा आप लोग क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश। भगवत गीता इंग्लिश में है कि नहीं? 18 अध्याय है, उसमें 3-3 अध्याय अगर एक चैप्टर में लगाया जाए, 6वीं पास करते करते पूरी भगवत गीता कंप्लीट। यानी 6वीं पास करते करते बच्चा कर्मयोग भी सीख लेगा, ज्ञान योग भी सीख लेगा, भक्ति योग भी सीख लेगा, ध्यान योग भी सीख लेगा, कृष्ण अर्जुन का पूरा संवाद भी सीख लेगा। फायदा हुआ कि नहीं? आज जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके जीवन में कहां काम आ रहा है, जरा मुझे बताइए। मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, आपने 10वीं 12वीं तक जो कुछ पढ़ा, a² + b² = जो भी पढ़ा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा - cos थीटा, जो पढ़ा, आपके जीवन में कोई यूज हुआ? नहीं। आपके जीवन में कोई उपयोग हुआ? नहीं। आप ध्यान से सोचना, अभी तक हम जो कुछ पढ़ते हैं 10वीं तक, उसमें थोड़ा सा जो प्रोफेशन में जाते हैं उसका तो बेनिफिट है, चलो भाई कलेक्टर में गए थे, इसमें गए थे, इसमें गए। अदरवाइज हम जो कुछ सीखते हैं, जिसके चक्कर में ट्यूशन भी लगा हुआ है, जिसके चक्कर में लोग थप्पियां भी पढ़ रही हैं, जिसके चक्कर में पिटाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसका हमारे जीवन में क्या लाभ क्या है? अरे रामायण पढ़ते तो जीवन बदलता, भगवत गीता पढ़ते तो जीवन बदलता, वेद पुराण पढ़ते जीवन बदलता, उपनिषद पढ़ते जीवन बदलता, संस्कार आता, संस्कृति आती, सभ्यता आता, परंपरा आती, ज्ञान आता, विज्ञान आता। इसलिए वास्तव में अगर हम भारत में अपराध खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले भारत में प्राइमरी में हमें वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, वेद विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, यज्ञ विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, योग विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ाना पड़ेगा, अष्टांग योग पढ़ाना पड़ेगा, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, ये पढ़ाना पड़ेगा। बच्चा उससे सीखेगा क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, उससे बच्चा सीखेगा। नहीं तो आज की डेट में जितनी अश्लीलता बढ़ रही है, जितना नशे का कारोबार बढ़ रहा है, कानून बना किसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, थाना और कोर्ट ये प्रिवेंशन नहीं है, क्या है? क्यों? और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यों? वैदिक शिक्षा व्यवस्था इसका प्रिवेंशन है। भारत सरकार, आशा करता हूं कि जिस तरीके से सारे कार्यों में आगे काम हो रहा है, एक के बाद एक लगातार हो रहा है, सबसे पहले हमें बच्चे को अच्छा भारतीय बनाना है, सबसे पहले बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है, सबसे पहले बच्चा अच्छा भाई बन जाए, अच्छी बहन बन जाए, अच्छा पुत्र बन जाए, अच्छी पुत्री बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए, वो बनाना है। ये जो बचपन से हमने शुरू कर दिया इंग्लिश, और एक चीज आप और ध्यान रखिए, इंग्लिश लाइफ में जितनी जल्दी आने शुरू हुई है, भारत की संस्कृति उतनी जल्दी डिफॉर्म होना शुरू हो। आप नोटिस करना है इसको। जैसे हम लोग थे, हमने ए फॉर एप्पल 6वीं में पढ़ा था, हमने ए ऐसे बनता है, ये पहली दूसरी में नहीं सुना, 6वीं में पढ़ा था। हाँ, उसके पहले में संस्कृत पूरी हमने पढ़ लिया था। आज संस्कृत एकदम साइड लाइन हो गई, मतलब जस्ट केवल पास भरने के लिए हो गई। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, संविधान बनाते समय बाबा साहब अंबेडकर ने संस्कृत को भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए रिजोल्यूशन उन्होंने पेश किया था। उनका यह कहना था, अगर संस्कृत राजभाषा होगी तो भारत की संस्कृति बचेगी, संस्कृत भाषा जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, भारत की संस्कृति वैसे वैसे खत्म हो जाएगी। और रिजल्ट हमारे सामने है, संस्कृत लैंग्वेज जैसे खत्म हुई है, वेद पुराण कम होते चले गए, भगवत गीता रामायण खत्म होती चली गई। एक एक घर में 5-5 लाख रुपए का मोबाइल है, 5-5 स्मार्टफोन है, लेकिन लोगों के घर में उपनिषद नहीं है, वेद नहीं है, रामायण नहीं है, महाभारत भगवत गीता नहीं है। और उसका क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कृत नहीं आती, पढ़ेंगे कैसे? भारत की संस्कृति को बचाना,
भारत की परंपरा को बचाना, भारत के रीति रिवाज को आगे बढ़ाना, ये केवल जनता की नहीं, इस सरकारों की भी ड्यूटी है। और समाज और सरकार के स्पीड में जमीन आसमान का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, समाज को आप जगाते रहिए, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, 100 साल जगा लीजिए, फिर भी लोग हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे। कानून बना दीजिए, हेलमेट नहीं पहनने पे 50,000 रुपए जुर्माना। कल से कोई बिना हेलमेट का नजर आएगा आपको? आएगा? पिछले 75 साल में इलेक्शन कमीशन सारा दम लगा लिया, 70% से ऊपर वोटिंग हुई क्या? हुई नहीं। कानून बना दीजिए, जो वोट नहीं करेगा उसका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। सारे वोटिंग करना शुरू करेंगे, नहीं करेंगे? जोर से बोलिए। तो समाज ज्यादा पावरफुल हुआ या कानून? जोर से बोलिए जरा। कानून। आप सबको कहते रहिए भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आधे पढ़ेंगे, आधे नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत को मैंडेटरी कर दीजिए, हिंदी की किताब में प्राइवेट किताब को हटाइए, रामचरितमानस कंपलसरी कर दीजिए, इंग्लिश में भगवत गीता कंपलसरी कर दीजिए, संस्कृत में वेद पुराण कंपलसरी कर लीजिए। किसी को कुछ नहीं कहना है, कोई समाज को नहीं जगाना। 8वीं पास करते करते, 10वीं पास करते करते, नहीं तो पास करने के डर से कि भैया 33% तो लाना है, पास तो करना ही करना है, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। सब पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ लेंगे? हमारे देश में इतने कथावाचक हैं, इतने महामंडलेश्वर हैं, इतने धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सब कहते हैं सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। लोगों ने झूठ छोड़ी क्या? जोर से बोलिए। एक कानून बना दीजिए, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होगी। हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बना दीजिए। 1 करोड़ रुपए में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बन जाती है। मैं कह रहा हूं हर थाने बना दीजिए। जो शिकायत करने आएगा उसे अंडरटेकिंग ले लीजिए, भाई तुम शिकायत कर रहे हो, नीचे लिखो, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराऊंगा। SC ST के फर्जी केस खत्म, छेड़छाड़ के फर्जी केस खत्म, आधे जो फर्जी केस, फर्जी गवाही, फर्जी शिकायत, फर्जी मुकदमे खत्म। केवल इतना करना, एक कानून बनाना है। अदरवाइज आप समझाते रहिए, लोग नहीं मानेंगे। जैसे अमेरिका में, मेरे हाथ में ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, इन्होंने झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा रखी है। झूठ बोलने पे कितनी? 10 से 20 साल। और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे उन्होंने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना रखी है। कानून भी बना हुआ है, लैब भी है। इसलिए अमेरिका में जो क्राइम करते हैं तुरंत पकड़, जब तक नहीं पकड़े गए तब तो ठीक है, जैसे ही पकड़े जाते हैं तुरंत एडमिट कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पता चला शर्ट चोरी करने पे या पॉकेट मारने पे 5 साल सजा है, अगर झूठ बोला कि नहीं पॉकेट नहीं मारा, तो झूठ बोल दिया तो 10 साल की और बढ़ गई, तो कितनी सजा हो गई? 15 साल की। अब बताओ वो कहे एडमिट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अदरवाइज आप कथा करते रहिए, राम कथा, कृष्ण कथा करते रहिए, सबको सिखाते रहिए सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? कुम्हार के तरीके, एक हाथ अंदर, एक हाथ ऊपर। अंदर वाला हाथ शिक्षा दे रहा है, ऊपर वाला हाथ कानून दे रहा है। अंदर वाला हाथ शिक्षा से सिखा रहा है झूठ मत बोलो, ऊपर कानून ऐसा है झूठ बोला तो 10 साल सजा। सब ईमानदार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई। आज अनिल साहब बैठे हुए, फिर मैं उसी विषय पे आता हूं, डेमोग्राफी पे। डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। और ये तीनों ही रोके जा सकते हैं। मैं कह रहा हूं एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर रोके जा सकते हैं। सिंगापुर में कोई अवैध घुसपैठ करता है क्या? कोरिया में करता है क्या? जापान में करता है क्या? चीन में करता है क्या? भारत में लोग क्यों करते? कानूनी नहीं है। सिंगापुर में कोई धर्मांतरण कराता है क्या? कोरिया में कोई कराता है क्या? चीन में कोई कराता है क्या? फिर भारत में क्यों कराते? चीन में है किसी की हिम्मत जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा कर दे? है किसी की हिम्मत? नहीं।
कानून बहुत पावरफुल होता है। कानून, वो कहते नहीं भय बिन होए न प्रीत, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती, हर चीज की लागत होती है। सड़क बनाने की लागत, एयरपोर्ट बनाने की लागत, हाईवे बनाने की लागत, हॉस्पिटल बनाने की लागत, स्कूल बनाने की, सबकी लागत होती है। एक चीज ऐसी है जिसकी कोई लागत नहीं है लेकिन काम पूरे देश में उसका हो करता है, वो क्या है? कानून। और हमने हर जगह जहां जहां पैसा खर्च होता है वो सारे काम किए। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना लिया, वैज्ञानिकों ने हमारे क्या कहते हैं मंगलयान की तैयारी शुरू कर दिया है, अभी आदित्ययान सूर्ययान की तैयारी शुरू कर दिया है, 7,500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल बना ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन हमने कानूनों के मामले में ये नहीं देखा कि भाई जो बीमारी हमारी है वो बीमारी दुबई में क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो वहां कानून कैसा है? जबकि ये काम हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। संविधान निर्माताओं ने 50 देशों का संविधान पढ़ा था, 10 देशों के संविधान की कॉपी किया था। ये अलग बात है कि जिन देशों के संविधान की कॉपी किया था, इनफैक्ट उन्होंने हमारे वेद पुराणों की कॉपी किया था, ये अलग बात है। लेकिन जापान से लिया, आयरलैंड से लिया, सिंगापुर से लिया, रूस से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, 10 देशों से लिया था। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और मैंने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से रीति रिवाज बदलता है, धर्मांतरण से तीज त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से जीवन शैली बदलती है, लाइफ स्टाइल बदलती है, धर्मांतरण के बाद सोच बदलती है। और हमने कश्मीर में देखा, कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने एडमिट किया था, अभी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने एडमिट किया कि हम सारे हिंदू हैं। जब सारे हिंदू हैं तो वहां के हिंदुओं को पलायन वहीं के हिंदुओं के वहां के मुस्लिम से क्यों करवा दिया जब सारे हिंदू ही थे? क्यों? क्योंकि धर्मांतरण के बाद सोच बदल जाती है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून भी है। उसका नाम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इंग्लिश में कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन सरकारें लगाती नहीं, पता नहीं पुलिस कप्तान, पुलिस कमिश्नर क्यों डरते हैं एनएसए लगाने से। मैं बहुत लोगों को बोला आप एनएसए लगाइए कन्वर्जन कराने वालों पे, लोग नहीं माने। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली और 14 नवंबर 2022 के ऑर्डर में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उस ऑर्डर को मैंने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को दिया। गाजियाबाद का पुराना नाम गजप्रस था, लेकिन अभी हम लोग गुलाबी वाला नाम उसको यूज करते हैं, गाजियाबादी कहते हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले गेम जिहाद हुआ था, गेम के जरिए कन्वर्ट कराते थे, उसके ऊपर एनएसए लगाया। एनएसए लगाने के बाद एक प्रोसेस ये है कि आपको अगर पहली बार किसी विषय पे एनएसए लगाते हैं तो वो हाई कोर्ट के पास मैटर जाता है। हाई कोर्ट में सिटिंग जज और 2 और मेंबर, टोटल 3 लोगों की कमेटी उसको एग्जामिन करती है। और खुशी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो एनएसए लगाया ठीक लगाया। और एक बार लग गया, उसके बाद तो बाबा जी की पुलिस पूरा एकदम 5वें गियर में आ गई। अब तो यूपी में जहां धर्मांतरण होता वही एनएसए लगा देते, जब जब धर्मांतरण होता है एनएसए लगा देते। एनएसए का फायदा यह है कि 1 साल जमानत नहीं होती, 1 साल नो बेल अंदर। ऐसा आप लोग महाराष्ट्र में भी कराइए, समझाइए कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा से जो निपटने के लिए कानून एनएसए है, प्लीज एनएसए लगाइए, एनएसए को इन्वोक करिए। क्योंकि समझाने बुझाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रुकेगा सठे साठम समाचरे सिद्धांत पे चले से। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और देश की एकता अखंडता के जो खतरे होते हैं उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। जो अधिवक्ता बंधु हैं उनको यहां बैठे उनको पता है। जब कहीं धर्मांतरण की घटना आए
पुलिस कप्तान से मिलिए, पुलिस कमिश्नर से मिलिए और बोलिए ये यूएपीए देख लीजिए, आप कृपया इसके खिलाफ यूएपीए लगाइए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, उसमें एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं करता, पूरी चेन होती है। एक आदमी पैसा देता है, एक आदमी लिटरेचर देता है, एक आदमी घर देता है, एक आदमी बाइक उपलब्ध कराता है, पूरा चेन है, संगठित अपराध है। संगठित अपराध से निपटने के लिए जैसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, ऐसे आपके महाराष्ट्र में मकोका है। जब कभी धर्मांतरण की घटना आए, तत्काल मंत्री से मिलिए, कमिश्नर से मिलिए, कप्तान से मिलिए, डीसी से मिलिए, जो भी हैं आपके, उनसे मिलके धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ आप मकोका लगवाइए। धर्मांतरण ये ऑर्गेनाइज क्राइम, इसमें फंडिंग होती है, उनसे उनके ऊपर प्रेशर डालिए, इसकी प्रॉपर्टी जब्त करिए। और कोई कर न रहा हो, यूपी की पुलिस कर रही है, कुर्की भी कर रही है, बुलडोजर भी चला रही है, एनएसए भी लगा रही है, यूएपीए भी लगा रही है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण अपने आप में देश के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस देश में बाबर आया था, युद्ध पहले किया ना उसने, युद्ध करके जीता। युद्ध करने के बाद उसने क्या किया, जरा जोर से बोलिए, क्या कराया हमारे पूर्वजों का? धर्मांतरण। जितने यहां आतताई आए, उन्होंने जीतने के बाद, लूटने के बाद क्या किया? वो केवल लूटने नहीं आए थे, केवल राज करने नहीं आए थे। अगर लूटने आए होते, राज करने आए होते, तो भाई जब कब हमारे ऊपर राज उनका हो गया तो राज करते रहते। कन्वर्जन क्यों कराया उन्होंने? धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, देश के खिलाफ युद्ध है। और इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121 कहता है वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास और फांसी की सजा हो सकती है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए। जब कहीं कोई घटना आए तो 5 कानून लगवाइए। सबसे पहले एनएसए की मांग करिए, एनएसए लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, देश की एकता अखंडता का मामला, यूएपीए लगाओ। ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए महाराष्ट्र है तो मकोका लगाओ, यूपी है तो गैंगस्टर लगाओ, गुजरात है तो गुजकोका लगाओ। फंडिंग हुई है, प्रॉपर्टी जब्त करो। और धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, युद्ध है देश के खिलाफ। हमारी डेमोग्राफी को बदलने के लिए युद्ध चल रहा है। अल्टीमेटली 2 देशों का युद्ध होता है, जहां पे कब्जा करते हैं देश, क्या करते हैं? वहां कन्वर्ट करा देते हैं। यही तो करते हैं, यही तो होता है 700 साल से। पहले मुगलों ने कन्वर्ट किया कब्जा करने के बाद में अंग्रेजों ने कन्वर्ट किया। उसके खिलाफ हमारे पास है, यूज नहीं कर रहे। कहते नहीं, घर में बंदूक भी रखी है, घर में तलवार भी रखी है, घर में सब कुछ है, डकैत आ रहा है, फिर भी हम चुपचाप बैठे हुए। हंगामा करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, कानून की धाराओं को उपयोग करने से धर्मांतरण लगेगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाइए। आपके महाराष्ट्र की कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें डेमोग्राफी बदल नहीं रही है। हर जिले में डेमोग्राफी बदल रही है और 3 तरीके से बदल रही है। घुसपैठिए आ रहे, रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे, कन्वर्जन हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट तो हो ही रहा। तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं है, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आएगा। हमें पूरा भरोसा है, अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद संसद भवन नई बन चुकी है। भारत में कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बहुत जल्दी आएगा। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक अपने अंदर की आत्मा की आवाज के हिसाब से कह रहा हूं, बहुत जल्दी यूसीसी भी आएगा, बहुत जल्दी पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा। लेकिन जब तक वो कानून आएगा तो जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। लेकिन घुसपैठ रोकने के लिए और धर्मांतरण रोकने के लिए तो जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको यूज करवाने की जरूरत है। कैसे यूज होगा? शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? जब ऐसी कोई घटना हो, एक दिन सब लोग इकट्ठा हुई, 100 लोग 500 लोग जैसे हॉल में बैठे हुए इकट्ठा हुई, पुलिस कमिश्नर से मिलिए। अगर आपको चाहिए होगा, लोढ़ा जी के पास मेरा नंबर है,
मैं ऑर्डर भी भेज दूंगा, न्यूज की लिंक भी भेज दूंगा। जब जब गाजियाबाद की पुलिस ने एनएसए लगाया, यूएपीए लगाया, सारा डिटेल भेज दूंगा। एक जगह शुरू करा देंगे, फिर पूरे स्टेट में शुरू हो जाएगा। पूरे भारत में पहली बार एनएसए यूपी में लगा और यूपी में गाजियाबाद में लगा, और गाजियाबाद की पुलिस ने लगाया। उसके बाद तो कानपुर की पुलिस ने शुरू कर दिया, आगरा पुलिस ने भी शुरू कर दिया, गोरखपुर पुलिस ने, सारे पूरे राज्य में शुरू हो चुका। ऐसे ही एक बार आपके नगर में लग गया, या संभाजी नगर में लग गया, अहिल्याबाई नगर में कहीं एक जगह लग गया, फिर पूरे महाराष्ट्र में लगना शुरू हो जाएगा। बस शुरुआत करने वाली बात है, फाउंडेशन की नींव रखने की बात है। सेम यही घुसपैठ का भी है। घुसपैठिए आ रहे हैं, यहां बस रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये, 10 से 15 हजार रुपए खर्च करके वो यहाँ के नागरिक बन जा रहे हैं। उसके बाद आप ही के टैक्स के पैसे से मुफ्त का मकान ले रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से मुफ्त का राशन ले रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से मुफ्त की दवाई ले रहे हैं। सारा क्यों? क्योंकि राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाला बनवाते हैं, इसलिए सारी सुविधा, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त वजीफा, मुफ्त मकान, मुफ्त दुकान, मुद्रा लोन, आयुष्मान कार्ड, सब कुछ ले रहे हो। उनके खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो पर्सिया 100 साल में ईरान बना था, गंधार 100 साल में अफगानिस्तान बना था, के 100 साल में पाकिस्तान बना था। बाकी तो छोड़ दीजिए, जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, बहुत विकट स्थिति आ जाएगी। वो स्थिति ना आए, इसलिए उससे बचने के लिए जरूरी है कि हम लोग पहले से जाग जाए। जाग गए तो ठीक है, नहीं तो इस सिविलाइजेशन वॉर में हमारी हार तय है। अगर जग गए तो हमारी जीत होगी, नहीं तो हार होगी। आशा करता हूं कि आप सब हमारी बात से सहमत होंगे। 8:30 बज रहा है, घड़ी में देख रहा हूं, काफी विलंब हो चुका है। अभी आदरणीय अनिल जी को बोलना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। भारत माता की एक बात और मुझे कहनी थी, थोड़ा रुके रहिए भैया, रुके रहिए, रुके। जैसे मंदिर में जाते हैं तो परिवार के साथ जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं तो परिवार के साथ जाते हैं। कृपया जब भी ऐसे कार्यक्रम में आए, अकेले ना आए, परिवार के साथ आए। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ अकेले अकेले आए हुए हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसे कार्यों में हमेशा सपरिवार जाना चाहिए। जय हिंद। तेच बातम्यांसाठी ई नवा मराठा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।